हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो तक हमने धंधाकीय व्यवहार को पहचानने के अलग अलग तरीके और उसका एक उदाहरण सीखा था। यानी धंधाकीय व्यवहार में कौन सा व्यवहार रोककर है, कौन सा व्यवहार उधार है और कौन सा अन्य विशिष्ट व्यवहार है, उन व्यवहारों को हम कैसे पहचानेंगे, उससे संबंधित नियम और उससे संबंधित एक उदाहरण को हमने देखा था। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे पाठ के नाम से जुड़ा हुआ है, पाठ का नाम है हमारा व्यवहारों की दोहरी असर और खातों का प्रकार। तो आज हम सीखने वाले हैं खाता का अर्थ और खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो रोज की तरह शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल सुविचार के साथ शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पर जिंदगी में इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पर जिंदगी में इम्तिहान होता है। जो डर जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो डर जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। अर्थात जो मुश्किलों से भाग जाते हैं उन्हें असफलता हाथ लगती है, और जो मुश्किलों का सामना करते हैं, मुश्किलों से लड़ते हैं, वो हमेशा सफल होते हैं। तो मुश्किलों से डरिए नहीं, घबराइए नहीं, मुश्किलों से लड़िए। आपको आपके ग्रुप में टेस्ट का टाइम टेबल भी आया है, जिसके बारे में हम लोग ग्रुप में चर्चा करेंगे और आपको सिलेबस आज से कल तक में भेज देंगे, यानी रविवार तक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, खाते का अर्थ, अकाउंट्स मीन। यानी हम अकाउंट, खाता कहते किसे? तो किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा एक ही स्थान पर किया जाए और उस पर से व्यवहारों का सारांश जाना जा सके, उसे हम खाता कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति, अब वस्तु में दो चीज़ें आती हैं, माल और संपत्ति दोनों, यानी माल से जुड़ा हुआ जो खाता है वो भी, और जो व्यक्ति है उस दोनों से संबंधित वस्तु के अंदर दो चीज़ आती है, माल और संपत्ति। तो माल और संपत्ति, उसको हम वस्तु से उल्लेख किया गया है यहाँ पे। तो वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा एक ही स्थान पर किया जाए और उससे हमें व्यवहारों का सारांश मिल सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में मैंने एक खरीद खाता खोला है या खरीद खाता में देख रहा हूँ, तो उससे मुझे धंधे की कुल खरीदी कितनी है वो अगर मुझे पता चल जाता है तो वो क्या है? खाता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा किसी एक निश्चित स्थान पर किया जाए जिससे हमें उसका सारांश मिल सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाता कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। जैसे कि खरीद खाता, बिक्री खाता। खरीद खाता होगा तो उसमें खरीदी के सभी व्यवहार लिखे जाएंगे, सिर्फ खरीदी के ही व्यवहार लिखे जाएंगे। बिक्री खाता होगा तो उसमें सिर्फ बिक्री के व्यवहार लिखे जाएंगे। रोकड़ खाता होगा तो उसमें सिर्फ रोकड़ व्यवहार का लेखा होगा। मकान का खाता होगा तो उसमें मकान संबंधित, यानी मकान हमने खरीदा कब है, बेचा कब है, कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है, मकान की घिसाई कितनी है, इन सब व्यवहारों का ही लेखा होगा। तो किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सभी व्यवहारों को एक निश्चित स्थान पर लिखा जाए और उस पर से हमें उन व्यवहारों का सारांश प्राप्त हो सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाता कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसे तो आपके बुक में खातों के मुख्य दो प्रकार दिए हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, लेकिन कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो खातों के कितने प्रकार है, तो खातों के 3 प्रकार है, क्योंकि व्यक्तिगत तो सिंगल है और अव्यक्तिगत के अंदर 2 है, माल संपत्ति और उपज खर्च। तो उतना लंबा याद करने से अच्छा आप सिर्फ इतना याद रखिए, खातों के 3 प्रकार है, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। खातों के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। व्यक्तिगत खाता जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, माल संपत्ति खाता जिसे रियल अकाउंट कहते हैं, और उपज खर्च खाता जिसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। तो पहला वाला है व्यक्तिगत खाता, जिसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो किसे कहते हैं व्यक्तिगत खाता? तो धंधा में जब हम उधार व्यवहार करते हैं, धंधा में जब उधार व्यवहार किया जाता है तब सामने का पक्षकार व्यक्ति होता है, और यह व्यक्ति प्राकृतिक अथवा कृत्रिम हो सकता है, और इन व्यक्तियों से संबंधित खाते को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो धंधा में जब भी
हम उधार व्यवहार करते हैं तो सामने वाला जो पक्षकार होता है वो व्यक्ति होता है। अब उधार व्यवहार का मतलब हमने खरीदा हो या बेचा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन जब हम उधार व्यवहार करते हैं तो सामने वाला पक्षकार कौन होता है? व्यक्ति होता है। अब वो व्यक्ति प्राकृतिक अथवा कृत्रिम हो सकता है। तो जैसे मैं कृत्रिम कहा हूँगा तो आपके मन में विचार आया होगा, व्यक्ति भी क्या कृत्रिम होता है क्या सर? अब यहाँ पे कृत्रिम व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि जिसका नाम हो, जैसे किसी दुकान का नाम, मैंने पहले भी उल्लेख किया हुआ है, किसी दुकान का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, किसी पीढ़ी का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, तो वो कैसे व्यक्ति कहलाएंगे? कृत्रिम व्यक्ति। यानी वो जीवित तो नहीं है लेकिन अकाउंट की भाषा में वो भी व्यक्ति है, उनका भी खाता होता है। जैसे मकान का खाता, फर्नीचर का खाता, खरीद खाता, उसी तरह से उनका भी खाता होगा। तो किसी भी व्यक्ति से संबंधित, चाहे वो प्राकृतिक व्यक्ति हो चाहे कृत्रिम व्यक्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत खाता कहेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि धंधा में जब हम उधार व्यवहार करते हैं तो सामने वाला पक्षकार कौन होता है? व्यक्ति होता है। और वो व्यक्ति प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी व्यक्ति हो सकता है। और इन व्यक्तियों से जुड़े हुए खाते को हम व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। गीता बहन का खाता, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता, जय अम्बे फर्नीचर मार्ट का खाता, ज्ञान ज्योत स्कूल का खाता, रिलायंस कंपनी का खाता, टाटा लिमिटेड का खाता, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। किसी भी कंपनी का, पीढ़ी का, संस्था का, व्यक्ति का, दुकान का खाता जो होगा वो व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, व्यक्तिगत खाता हम किसे कहेंगे? तो जब हम उधार व्यवहार करते हैं तो सामने वाला पक्षकार कौन होता है? व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति यानी जीवित व्यक्ति हो सकता है या कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकता है। और इनसे संबंधित खाते को ही हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ओके, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा है माल संपत्ति खाता, इंग्लिश में कहते हैं रियल अकाउंट्स। अब माल संपत्ति खाते में दो अलग अलग भाग पड़ जाते हैं, माल का खाता और संपत्ति का खाता। तो ए माल का खाता, गुड्स अकाउंट, माल को इंग्लिश में कहते हैं गुड्स, तो गुड्स अकाउंट। व्यापारी जिन चीज वस्तुओं का व्यापार करता है हम उसे माल कहते हैं। मैंने आपको पहले पाठ में भी सिखाया है, व्यापारी जिन चीज वस्तुओं का व्यापार करता है हम उसे माल कहते हैं और इससे संबंधित खाते को हम माल संपत्ति खाता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, माल से संबंधित खाते को भी माल का खाता नहीं बोलना है, बोलना तो उसे माल संपत्ति खाता ही है, लेकिन माल के खाते कुछ अलग होते हैं और संपत्ति के खाते कुछ अलग होते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग वर्गीकरण किया है। बाकी माल के खाते को भी हमें माल संपत्ति खाता ही कहना है और संपत्ति के खाते को भी माल संपत्ति खाता ही कहना है। लेकिन माल क्या होता है और संपत्ति क्या होता है और उससे जुड़े हुए खाते कौन से और उससे जुड़े हुए खाते कौन से हैं, बस ये मैंने अलग अलग कर दिया है। तो व्यापारी जिन चीज वस्तुओं का व्यापार करता है उसे हम माल कहते हैं और उससे संबंधित खाते को हम माल संपत्ति खाता कहते हैं, जिसमें उदाहरण के रूप में खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद वापसी खाता और बिक्री वापसी खाता को मैंने लिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग माल से जुड़े हुए खाते में क्या करेंगे? माल की तो खरीदी करेंगे। खरीदी क्यों करेंगे? तो बेचने के लिए, बिक्री होगा। और हम लोग हमेशा खरीदी करते हैं तो एक दो बार हमारे लाइफ में ऐसा भी होगा कि हमें माल पसंद नहीं आएगा तो हम वापस करेंगे, या हमारे ग्राहकों के पास से जो माल वापस आएगा उसे हम बिक्री माल वापसी कहेंगे और वो माल हम अपने व्यापारी को वापस करेंगे तो उसे हम खरीद माल वापसी कहेंगे। तो इस तरह से खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद वापसी खाता और बिक्री वापसी खाता ये माल से संबंधित खाते में आते हैं। अगला है संपत्ति खाता। संपत्ति किसे कहते हैं? तो वो भी हमने पिछले पाठ में सीख लिया है। धंधे की कोई भी वस्तु जिस पर धंधे के मालिक का मालिकाना हक हो और बाजार में उसका मूल्य प्राप्त होता हो उसे हम संपत्ति कहते हैं और इससे संबंधित खाते को हम माल संपत्ति खाता कहते हैं। संपत्ति से संबंधित खाते को सिर्फ संपत्ति खाता नहीं कहते, संपत्ति से संबंधित खाते को हम माल संपत्ति खाता ही कहते हैं। अब संपत्ति से संबंधित कुछ उदाहरण है, जमीन का खाता, मकान का खाता, यंत्र का खाता, फर्नीचर का खाता, वाहन का खाता, मोटर कार का खाता, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट का खाता, ये सब खाते संपत्ति से संबंधित खातों के उदाहरण में आते हैं। और तीसरा और लास्ट है उपज खर्च खाता, नॉमिनल अकाउंट्स। वो किसे कहते हैं? तो धंधा में से हमें आय प्राप्त होता है। धंधा कोई क्यों करता है, किस उद्देश्य से धंधा करता है? बिजनेस करने का उद्देश्य, धंधा करने का उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। तो वही मैंने लिखा है कि धंधे में से हमें आय प्राप्त होता है, उपज प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, कोई भी धंधा ऐसा तो है नहीं कि जिसमें सिर्फ लाभ ही प्राप्त होता हो या उपज ही प्राप्त होता हो। अगर ऐसा धंधा है तो आप बताइए, हम लोग वही धंधा करें फिर। तो ऐसा विश्व में ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसमें से सिर्फ लाभ या उपज ही प्राप्त होता हो। हर धंधे के लिए, चलाने के लिए कुछ ना कुछ अमुक खर्च भी करने पड़ते हैं। किसी धंधे में कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़ता है लाभ के तुलना में, यानी लाभ अगर हो रहा है तो 80% खर्च भी हो रहा है, कहीं पे 50% खर्च हो रहा है, कहीं पे 40% खर्च हो रहा है, लेकिन खर्च तो हर धंधे में होता ही है। धंधे में से हमें लाभ प्राप्त होता है तो धंधे चलाने के लिए हमें खर्च भी करना पड़ता है। कभी कभी नुकसान होता है तो लाभ से ज़्यादा भी खर्च करना पड़ सकता है।
तो हर धंधे में लाभ और खर्च यानी उपज और खर्च जुड़ा हुआ है। धंधा करते हैं तो धंधे में से हमें उपज मिलता है, तो साथ ही साथ हमें कई सारे खर्च भी करने पड़ते हैं, और इन उपज खर्च से संबंधित खातों का लेखा जिसमें होता है उसे हम उपज खर्च खाता यानी नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो याद कैसे रखेंगे? तो धंधे में से हमें क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है, लेकिन धंधा चलाने के लिए हमें अमुक खर्च भी करना पड़ता है, तो इस उपज और खर्च से संबंधित खाते को हम उपज खर्च खाता कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिया है खर्च से संबंधित। अगर खातों की बात करूँ तो मजदूरी खाता, वेतन खाता, कर वेरा जो हम लोग टैक्स भरते हैं उसका खाता, बिजली खर्च खाता, विज्ञापन खर्च खाता, स्टेशनरी खर्च खाता, ऐसे बहुत सारे खाते आएंगे। और उपज से संबंधित बात करूँ तो प्राप्त कमीशन, प्राप्त ब्याज, या बिक्री से उपज, या संपत्ति के बिक्री से लाभ। और खर्च में बात करूँ तो नुकसान में भी आ सकता है, डूबत ऋण। नुकसान और खर्च दोनों का समावेश उपज खर्च खाते में होता है, उसी तरह से उपज और लाभ उसका भी समावेश उपज खर्च खाते में होता है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। मैं एक बार संक्षिप्त में 1 मिनट में वापस सब रिपीट कर दूं। आज हमने पढ़ा खाते का अर्थ, क्या किसे कहते हैं खाता? तो वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सभी व्यवहारों को किसी निश्चित स्थान पर लिखा जाए और उस पर से उसका सारांश मिल सके, उसे हम कहते हैं खाता। खाते के प्रकार मुख्य 3 प्रकार है। पहला व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, दूसरा माल संपत्ति खाता रियल अकाउंट, और तीसरा उपज खर्च खाता नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं? तो जब हम उधार व्यवहार करते हैं तो सामने वाला पक्षकार व्यक्ति होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो कृत्रिम हो, उससे संबंधित खाते को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। उसमें किसी भी का भी नाम आ सकता है, चाहे वो जीवित व्यक्ति हो, चाहे धंधा का नाम हो, चाहे दुकान का नाम हो, चाहे पीढ़ी का नाम हो, या कंपनी का नाम हो। माल संपत्ति खाते में माल का खाता अलग और संपत्ति का खाता अलग। व्यापारी जिन चीज वस्तुओं का व्यापार करता है उसे हम माल कहते हैं, उसमें उससे जुड़े हुए खाते को हम माल संपत्ति खाता कहते हैं, जैसे खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद वापसी खाता और बिक्री वापसी खाता। संपत्ति धंधे की कोई भी वस्तु जिसका हमें मूल्य प्राप्त हो सके और वो मालिक का मालिकाना हक हो उस पर, उसे हम संपत्ति कहते हैं, और उससे जुड़े हुए खाते को हम माल संपत्ति खाता कहते हैं। उदाहरण के रूप में जमीन खाता, मकान खाता, यंत्र खाता, फर्नीचर खाता, मोटर कार खाता, वाहन खाता इत्यादि। उसी तरह से उपज खर्च खाता किसे कहते हैं? तो धंधे में से हमें आय प्राप्त होता है और धंधे को चलाने के लिए हमें बहुत सारे खर्च भी करने पड़ते हैं। इनसे संबंधित खाते को हम उपज खर्च खाता यानी नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। खर्च की मैं बात करूँ तो खर्च में या नुकसान में वेतन, मजदूरी, विज्ञापन खर्च, डॉक्टर खर्च, स्टेशनरी खर्च, संपत्ति बिक्री से नुकसान, आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, ये सब खर्च के से या नुकसान से संबंधित खाते हैं जिसका लेखा उपज खर्च खाते में होता है। लाभ की बात करूँ या उपज की बात करूँ तो प्राप्त कमीशन, प्राप्त ब्याज, प्राप्त दलाली, संपत्ति बिक्री से लाभ, इन सब का समावेश भी उपज खर्च खाते में होता है। अगले वीडियो में हम कुछ विशिष्ट खातों का वर्गीकरण सीखेंगे, यानी जो देखने से नाम से आपको पहचान में नहीं आएंगे लेकिन फिर भी वो व्यक्तिगत होंगे, माल संपत्ति होंगे और उपज खर्च। वो इसलिए सीखेंगे कि वो अगर आप सीख लेंगे तो किसी भी खातों का वर्गीकरण आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 में काफ़ी खाते 50-50 खाते दिए हुए हैं जिसका हमें वर्गीकरण करना है। खैर कुछ बड़ा काम नहीं है, सभी खातों का नाम देख कर लिखना है और डैश करके उसके सामने उसका नाम लिखना है कि वो व्यक्तिगत है कि माल संपत्ति की उपज खर्च। लेकिन उससे पहले मैं आपको अगले वीडियो में कुछ विशिष्ट खातों का वर्गीकरण जो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे खातों का वर्गीकरण सिखाऊंगा। इन सबको आप अच्छे से पढ़कर याद करें तो हम आसानी से खातों के वर्गीकरण को सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तक हमने अलग अलग खातों के प्रकार, खाते का अर्थ, खातों के प्रकार और खातों के प्रकार में व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता, इन सब के बारे में सीखा था। व्यक्तिगत खाता हम किसे कहते हैं, माल संपत्ति खाता किसे कहते हैं और उपज खर्च खाता हम किसे कहते हैं। एक बार अगर रिपीट करने जाऊं तो व्यक्तिगत खाते की अगर बात करें तो हम अगर उधार व्यवहार करते हैं तो सामने वाला पक्षकार व्यक्ति होता है, चाहे वो प्राकृतिक व्यक्ति हो या कृत्रिम व्यक्ति हो, और उनसे संबंधित खातों को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। हमने उदाहरण भी लिया था अलग अलग, गीता बहन का खाता, महेश भाई का खाता, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता, टाटा कंपनी लिमिटेड का खाता, रिलायंस कंपनी का खाता, ऐसे अलग अलग बहुत सारे उदाहरण थे। यानी किसी का भी नाम हो तो व्यक्तिगत खाता, एकदम आसान। किसी भी व्यक्ति का, किसी पीढ़ी का, किसी धंधा का या दुकान का, किसी कंपनी का, किसी स्कूल का, किसी संस्था का नाम हो तो व्यक्तिगत खाता। माल संपत्ति खाते में 2 अलग अलग वर्गीकरण था, माल का खाता और संपत्ति का खाता। व्यापारी जिन चीज़ वस्तुओं का व्यापार करता है उसे हम माल कहते हैं, और जिस चीज़ वस्तु पर व्यापारी का मालिकाना हक हो और उसका बाजार में मूल्य हो उसे हम संपत्ति कहते हैं। माल से संबंधित खातों में हमने खरीद खाता, बिक्री खाता, खरीद वापसी और बिक्री वापसी को देखा था। और संपत्ति से जुड़े हुए खाते में जमीन खाता, मकान खाता, यंत्र खाता, फर्नीचर खाता, वाहन खाता,
ख्याति का खाता, पेटेंट, कॉपीराइट का खाता, सॉफ्टवेयर का खाता, इन सब खातों को सीखा था। उपज खर्च खाता, धंधा चलाने से हमें उपज प्राप्त होता है और धंधा को चलाने के लिए हमें बहुत सारे खर्च भी करने पड़ते हैं और कुछ नुकसान और कुछ लाभ भी प्राप्त होता है। इनसे जुड़े हुए खाते को हम उपज खर्च खाता कहते हैं। उसमें हमने खर्च के रूप में मजदूरी, वेतन, विज्ञापन खर्च, डाकतार खर्च, स्टेशनरी खर्च, करवेरा, इन सब खर्चों को देखा था। नुकसान में आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, इन सब को सीखा था। उपज में प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली, संपत्ति विक्रय से लाभ, इन सब को सीखा था। अब हमारा जो टॉपिक है, हमें जो सीखना है आगे, हमें जो प्रश्न हल करना है, उसमें खातों का प्रकार बताना है, वर्गीकरण बताना है। और खातों का वर्गीकरण का भी सवाल आपके टेस्ट में जरूर होगा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि हम कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। तो खाते के वर्गीकरण करने के लिए एकदम इजी जो नियम है वो यही है कि किसी का भी नाम हो तो व्यक्तिगत खाता, माल या संपत्ति से जुड़ा हुआ तो माल संपत्ति खाता, किसी का लास्ट में खर्च लिखा हो या किसी भी खाते से पहले प्राप्त लिखा हो तो उपज खर्च खाता। लेकिन कुछ विशिष्ट खाते ऐसे भी हैं जिसे हम नाम से नहीं पहचान सकते, फिर भी उन खातों में उनका समावेश होता है। तो उस विशिष्ट खातों का हम वर्गीकरण सीख लेंगे, इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे, फिर हम किसी भी खातों को आसान से पहचान सकते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है विशिष्ट खातों का वर्गीकरण। तो देखिए 3 कॉलम बना दिया है मैंने, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। चलिए पहले व्यक्तिगत में देखते हैं। व्यक्तिगत में पहला खाता है पूंजी खाता। अब पूंजी तो किसी का नाम नहीं होता, आपने सुना होगा किसी को, किसी व्यक्ति का नाम पूंजी हो, या आपने किसी को बुलाया हो, ओ पूंजी भाई इधर आइए, या पूंजी किराना स्टोर, या पूंजी लिमिटेड, ऐसा किसी का भी नाम नहीं होता। न व्यक्ति का नाम होता है, न दुकान का नाम होता है, न पीढ़ी का नाम होता है, न संस्था का नाम होता है, न किसी कंपनी का नाम होता है। फिर ये व्यक्तिगत क्यों है? सर आपने तो कहा था कि किसी का भी नाम होगा तो ही व्यक्तिगत, फिर ये व्यक्तिगत क्यों होती? इसीलिए मैंने इसे विशिष्ट खातों में वर्गीकरण में किया है। पूंजी खाता व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि पूंजी कौन लाएगा? कोई ना कोई व्यक्ति तो लाएगा, धंधे का मालिक लाएगा, और धंधे का मालिक कौन है? तो व्यक्ति है, चाहे वो कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो। तो पूंजी कौन लगाता है धंधे में? तो व्यक्ति लगाता है। धंधे का मालिक लगाता है, और धंधे का मालिक कौन होता है? व्यक्ति होता है। इसलिए पूंजी खाता व्यक्तिगत में आता है। आहरण खाता ठीक उसी तरह से, धंधे में से अपने निजी उपयोग के लिए माल, सामान या वस्तु या संपत्ति या रोकड़ कौन ले जाता है? तो मालिक ले जाता है, और मालिक कौन है? तो व्यक्ति है। इसलिए आहरण खाता भी किस में आएगा? व्यक्तिगत खाते में। ये कुछ ही नाम है, ज़्यादा नाम नहीं, इसमें 10 है, इसमें 4, उसमें 5, ऐसे थोड़े ही नाम है जो आपको याद करने हैं। बाकी तो आप आसानी से पहचान सकेंगे, किसी का भी नाम होगा वो व्यक्तिगत। सीता गीता रीता, अगर मैं छोटे क्लास के बच्चे को, 4वीं और 5वीं के बच्चे को भी कहूँ कि बेटा मैं आपके सामने अलग अलग खातों का किसी भी व्यक्ति का नाम बोलूँगा और आपको व्यक्तिगत कहना है, तो वो भी समझ सकता है इतना। तो मैं उसे कहूँगा सीता गीता रीता, वो भी कहेगा व्यक्तिगत। किसी कंपनी का भी नाम कहूँ तो आप व्यक्तिगत बोलना, तो वो भी वो बोल सकेगा। तो आप कक्षा 11 में है तो आपको कुछ विशिष्ट सीखना ही पड़ेगा, तो वही हम कुछ विशिष्ट सीख रहे हैं। टाटा कंपनी का खाता व्यक्तिगत है, तो आप ये लगेगा ये तो आसान था सर, इसको इसमें क्यों समाविष्ट कर लिया? इसको मैंने इसलिए समाविष्ट कर लिया है कि टाटा कंपनी लिखा होगा तो व्यक्तिगत होगा, लेकिन टाटा कंपनी के शेयर या डिवेंचर में आपने विनियोग किया होगा, टाटा कंपनी का शेयर या डिवेंचर आपने खरीदा होगा, तो वो कहलाएगा माल संपत्ति। टाटा कंपनी यहाँ भी लिखा है, टाटा कंपनी यहाँ भी लिखा है, टाटा कंपनी यहाँ भी लिखा है, लेकिन व्यक्तिगत में भी आ रहा है, माल संपत्ति में भी, उपज खर्च में भी, लेकिन तीनों में फर्क है। टाटा कंपनी सिर्फ लिखा है तो व्यक्तिगत, क्योंकि वो कंपनी का नाम है। टाटा कंपनी का शेयर या डिवेंचर में हमने विनियोग किया है, यानी इन्वेस्टमेंट किया है, यानी खरीदा है उसे, तो हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। इसलिए माल संपत्ति खाते में आएगा टाटा कंपनी का शेयर या डिवेंचर का खाता। अब ये शेयर या डिवेंचर क्या है, हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। फिर टाटा कंपनी के शेयर का डिविडेंड या डिवेंचर का अगर हमें ब्याज मिला होगा तो वो हमारे लिए उपज है, तो वो उपज खर्च खाते में आएगा। तो नाम हमें चेक करना पड़ेगा। सिर्फ टाटा कंपनी लिखा है तो व्यक्तिगत, टाटा कंपनी के शेयर या डिवेंचर में विनियोग या सिर्फ शेयर या डिवेंचर लिखा हुआ है तो माल संपत्ति, शेयर का डिविडेंड या डिवेंचर का ब्याज ऐसा लिखा हुआ है तो उपज खर्च। उसके बाद ली लोन, दी लोन, किसी का भी नाम नहीं होता है। किसी का नाम आपने सुना कि ली लोन नाम होता हो या दी लोन नाम होता हो किसी का? किसी कंपनी का नाम हो ली लोन कंपनी, दी लोन कंपनी, दी लोन किराना स्टोर, दी लोन फर्नीचर मार्ट, ऐसा तो किसी का नाम नहीं होता। फिर भी ये व्यक्तिगत क्यों है? क्योंकि हम लोन किससे लेते हैं? तो किसी व्यक्ति से लेते हैं या बैंक से लेते हैं, तो उसका नाम होता है। इसलिए ली लोन क्या होता है? व्यक्तिगत खाते में। उसी तरह से हम लोन देते भी किसको है? तो किसी व्यक्ति या संस्था को देते हैं, उसका भी नाम होता है। इसलिए ली लोन और दी लोन भी व्यक्तिगत खाते के अंदर आते हैं। देनदार और लेनदार, आपको पता ही है, देनदार यानी ग्राहक, ग्राहक भी व्यक्ति होता है, चाहे वो किसी कोई दुकान भी हो तो वो भी हमारा ग्राहक है, तो वो भी व्यक्तिगत में आता है, कृत्रिम व्यक्ति में। लेनदार व्यापारी होता है, वो भी व्यक्तिगत खाते में आएगा। चुकाना बाकी खर्च, कोई भी खर्च होगा तो उपज खर्च में आता है।
तो ये चुकाना बाकी खर्च व्यक्तिगत में क्यों है, या अग्रिम चुकाया खर्च व्यक्तिगत में क्यों है? चुकाना बाकी खर्च मतलब अभी खर्च चुकाया नहीं है, चुकाना बाकी है, और जब तक आपने चुकाया नहीं है तब तक वो खर्च नहीं माना जाएगा, आपके ऊपर एक दायित्व तो माना जाएगा, कर्ज माना जाएगा, और कर्ज तो किसी न किसी व्यक्ति का ही होगा ना। जैसे आप लाइट बिल, बिजली बिल आप चुका देते हो तो आपका खर्च है, लेकिन जब तक नहीं चुकाते हो, यानी वो सामने वाला व्यक्ति यूनिट पढ़कर ले जाता है, बिल तब तक आपके घर पे नहीं आता, तब तक आप बिजली कंपनी के, गुजरात बिजली कंपनी के या गुजरात बोर्ड बिजली बोर्ड जो है उसके आप क्या हो, कर्जदार हो। स्कूल में भी आप फीस भर देते हो, चुका देते हो, तो वो आपका खर्च है, लेकिन जब तक आप नहीं चुका पाते हो तब तक आपके लिए क्या है, दायित्व है, और दायित्व किसी न किसी व्यक्ति का होता है। उसी तरह से हमने एडवांस भर दिया होता है तो भी हमारे लिए वो क्या है, संपत्ति टाइप का है, लेकिन हमने जिस व्यक्ति को एडवांस चुकाया होता है उस व्यक्ति का हमने नाम लिख कर रखा होता है, इसलिए वो किस में आता है, व्यक्तिगत में। तो चुकाना बाकी या एडवांस चुकाया, अग्रिम चुकाया, वो सब किस में आएगा, व्यक्तिगत में। लेनी हुंडी पहले के ज़माने का एक तरह का चेक कह सकते हैं इसे, तो चेक तो हम किसी व्यक्ति के नाम पे ही देते हैं, तो लेनी हुंडी भी व्यक्तिगत में आता है। इसे कई बार माल संपत्ति में भी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि चेक हमारे लिए, चेक मिला है वो भी हमारे लिए एक तरह से संपत्ति टाइप का है, तो इसे हम व्यक्तिगत में भी लिख सकते हैं और माल संपत्ति में भी लिख सकते हैं। उसके बाद माल संपत्ति में स्टॉक, कोई भी स्टॉक लिखा होगा तो माल संपत्ति में आएगा, क्योंकि स्टॉक किसे कहते हैं, बचे हुए माल को हम स्टॉक कहते हैं, चाहे वो स्टेशनरी का हो, चाहे माल का हो, या किसी और भी वस्तु का हो, तो उसे हम माल संपत्ति में लिखें। यानी स्टॉक लिखा है, चाहे विज्ञापन सामग्री का स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक, माल का स्टॉक, अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, ऐसा कोई भी स्टॉक देखने को मिले आपको, तो उसे आपको किस में लिखना है, माल संपत्ति में, क्योंकि स्टॉक किसे कहते हैं, बचे हुए माल को हम स्टॉक कहते हैं। उसी तरह से किसी भी प्रकार से माल की जावक हो, आग से गया माल, चोरी से गया माल, दान में दिया माल, किसी भी प्रकार से माल जाता है तो माल शब्द आता है, तो किस में आता है, माल संपत्ति में आता है। उसके बाद टाटा कंपनी के शेयर डिवेंचर मैंने बता ही दिया आपको। अनामत का खाता, अनामत यानी लाभ में से अलग रखी गई रकम को हम अनामत कहते हैं। लाभ में से जो रकम हम बचाकर साइड में रखते हैं उसे हम अनामत कहते हैं, वो भी हमारे लिए संपत्ति है, इसलिए माल संपत्ति खाता में वो भी आएगा। अब खर्च में देखें तो डूबत ऋण, जो पैसा डूब जाए तो हम डूब जाएगा तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा, तो उसका खाता उपज खर्च में आएगा, क्योंकि मैंने कहा ही है कि खर्च और नुकसान होगा तो उपज खर्च में। डूबत ऋण वापसी, भूतकाल में जो पैसा डूब गया है उसमें से कुछ वापस मिले तो हमारे लिए उपज है, लाभ है, तो वो भी किस में आता है, उपज खर्च खाते में। किसी खाते के नाम के आगे खर्च लिखा होगा तो आप पहचान ही जाओगे कि वो उपज खर्च है, जैसे विज्ञापन खर्च, स्टेशनरी खर्च, डाकतार खर्च, तो वो तो आप पहचान ही जाओगे, तो वो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम लिखा होगा तो आप पहचान ही जाओगे। जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर लिखा होगा तो आप समझ ही जाओगे संपत्ति है। खरीदी बिक्री, खरीद वापसी, बिक्री वापसी लिखा होगा तो आप समझ ही जाओगे कि माल संपत्ति। तो हम सिर्फ उन खातों की चर्चा कर रहे हैं जिसको पढ़कर आप नहीं समझ पाओगे कि ये कौन से खाते में आता है, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसे आपको अच्छी तरह से याद करना है। टाटा कंपनी के शेयर का डिविडेंड या डिबेंचर का ब्याज मैंने आपको बताया ही। कोई भी नुकसान, आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, दुर्घटना से नुकसान, वो सब भी इसमें ही आएगा। कोई भी लाभ हुआ होगा, संपत्ति विक्रय से लाभ या कोई दूसरा कोई लाभ हुआ होगा, तो वो भी उपज खर्च खाते में आएगा। तो ये कुछ विशिष्ट खाते हैं जिसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो हम आराम से खातों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तो हम अगले वीडियो में खातों के वर्गीकरण के प्रश्नों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच।